हेलो दोस्तों, डीएसएस ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं अजीत मिश्रा आपके बीच उपस्थित हूँ फिर से कल के वही समय सुबह 9 बजे अपने वीडियो को लेकर के। इस समय आपको कक्षा 10 का रसायन विज्ञान में अम्ल क्षार लवण पढ़ाया जा रहा है। अम्ल क्षार लवण में हम विद्युत वियोजन का सिद्धांत पढ़ा रहे हैं। कल से 1-2 दिन से नेटवर्क की बहुत समस्या हो रही है, जिस कारण वीडियो क्लियर चल नहीं पा रहा लाइव, इसलिए ऑफलाइन वीडियो को रिकॉर्ड करके हम इस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। अभी 1-2 दिन देखते हैं, अगर नेटवर्क की समस्या ऐसे ही रहेगी तो वीडियो रिकॉर्ड करके ही अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से विद्युत वियोजन सिद्धांत को पुनः समझने का प्रयास करिए। अभी तक जो दर्शक हमें देख रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारी कक्षाओं और हमारे वीडियो की सूचना नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। कक्षा 10 के गणित की कक्षाओं का भी संचालन कर दिया गया है। गणित की कक्षाओं के चैनल का लिंक आपको ग्रुप में भेज दिया गया है। वहां से आप उस चैनल पर के लिंक के माध्यम से उस चैनल से जुड़ करके गणित की कक्षाओं को आप देख सकते हैं। चलिए हम चलते हैं विद्युत वियोजन सिद्धांत की तरफ। विद्युत वियोजन सिद्धांत। विद्युत वियोजन सिद्धांत को 1887 ईस्वी में आर्हीनियस नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। 1887 ईस्वी में आर्हीनियस नामक वैज्ञानिक प्रस्तुत किए। तो नेटवर्क की समस्या कल भी इसको हम पढ़ा रहे थे, बीच में ही छूट गया ये। और 1887 1827 सुनाई दिया होगा कुछ बच्चों को, क्योंकि बच्चा कमेंट किया था। तो हमने, अगर आपको कल वाले वीडियो में दिक्कत थी, परसों वाला देख लिया, हमने इसका परिचय बताया था, तो उसमें हमने 1887 ही बताया है। विद्युत वियोजन सिद्धांत को आर्हीनियस नामक वैज्ञानिक ने 1887 ईस्वी में प्रस्तुत किया। आर्हीनियस के प्रस्तुत करने के कारण ही इसे आर्हीनियस का सिद्धांत भी कहते हैं। विद्युत वियोजन सिद्धांत को आर्हीनियस का भी सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के 7 बिंदु हैं और आपको एक एक बिंदु हम समझाएंगे। चलते हैं। यह सिद्धांत मुख्य रूप से जिस पर निर्भर है वह है विद्युत अपघट्य। और विद्युत अपघट्य और अनअपघट्य दोनों के बारे में आपको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। तो चलते हैं विद्युत वियोजन सिद्धांत में। पहला बिंदु आप समझिए क्या है। आर्हीनियस ने बताया कोई भी विद्युत अपघट्य हो, अगर किसी विद्युत अपघट्य को हम जल में या अन्य विलायक में घोलते हैं, किसी भी विद्युत अपघट्य को हम जल में या अन्य विलायक में घोलते हैं, तो वह विद्युत अपघट्य अपने आयनों में टूट जाता है, अपने आयनों में विभक्त हो जाता है, वियोजित हो जाता है, आयनित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम आयनन या विद्युत वियोजन कहते हैं। आयनन या विद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे NaCl गिव्स आउट Na+Cl-। NaCl एक विद्युत अपघट्य है, या जल की उपस्थिति में अपने आयनों में विभक्त हो गया है और बनाया है Na+Cl-। यह पहला बिंदु था। दूसरा बिंदु क्या है? दूसरा बिंदु यहीं से शुरू कर देते हैं। दूसरे बिंदु बताया गया कि जब कोई विद्युत अपघट्य आयनित होता है, तो 2 प्रकार का आयन बनाता है। उसमें से एक धनायन होता है और दूसरा ऋणायन होता है। एक धनायन और दूसरा ऋणायन होता है। ये था विद्युत वियोजन का दूसरा बिंदु, इस सिद्धांत का दूसरा बिंदु। अब हम लोग चलते हैं तीसरे बिंदु की तरफ। तीसरा बिंदु ये कहता है कि विद्युत वियोजन में यहां पर कोई भी विद्युत अपघट्य जब आयनित होता है या वियोजित होता है, तो
दो प्रकार का आयन बना रहा है। उस आयन में एक धन आयन है, दूसरा ऋण आयन है। इन आयनों पर उपस्थित आवेशों की संख्या सदैव समान होती है। यह तीसरा बिंदु है। कहने का मतलब कोई भी विद्युत अपघट्य है, जब वो आयनित होता है तो जो दो प्रकार के आयन बना रहा है, धन आयन और ऋण आयन, उन आयनों में से जो भी आयन हैं, उन आयनों पर आवेशों की संख्या सदैव बराबर होगी। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं विद्युत अपघट्य NaCl दो आयनों में टूटा है, एक धन आयन एक ऋण आयन। इस पर एक आवेश है, इस पर भी एक आवेश है, बस अंतर इतना है, इस पर एक धनावेश है और इस पर एक ऋण आवेश है। तो यह है विद्युत वियोजन का तीसरा बिंदु। कोई भी विद्युत अपघट्य दो आयनों में आयनित होता है, जिसमें से एक धन आयन और एक ऋण आयन होता है। एक आयन पर धनावेश और दूसरे आयन पर सदैव ऋणावेश होता है। और इन आवेशों पर जो भी इन आयनों पर जो भी आवेशों की संख्या होती है वो सदैव बराबर होती है। आप देख सकते हैं धनायन पर एक धनावेश था, ऋणायन पर एक ऋणावेश है, आवेश की संख्या बराबर है। इसी तरह अगर H2SO4 को तोड़ें तो आपको मिलेगा 2H प्लस और धन SO4 डबल नेगेटिव। एक H पर एक प्लस तो 2H पर 2 प्लस, SO4 पर 2 माइनस। यहाँ भी आवेश क्या है, बराबर है। ये था तीसरा बिंदु। अब हम लोग चलते हैं चौथे बिंदु की तरफ। चौथा बिंदु कहता है कि कोई भी विद्युत अपघट्य हो, अगर आयनन की क्रिया हो रही है तो विद्युत वियोजन या विद्युत अपघटन, विद्युत वियोजन या अपघटन एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। विद्युत वियोजन या विद्युत अपघटन एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया में अभिकारक व उत्पाद सदैव साम्यावस्था में रहते हैं। अभिकारक व उत्पाद सदैव साम्यावस्था में रहते हैं। विद्युत वियोजन या अपघटन एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में अभिकारक व उत्पाद सदैव साम्यावस्था में रहते हैं। आपको बताया गया है उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया वह है जो दोनों दिशाओं में चलती है, अभिकारक से उत्पाद बना सके, और जिन परिस्थितियों में अभिकारक से उत्पाद बना है उन परिस्थितियों को यदि हम हटा लें तो उत्पाद से पुनः हम अभिकारक को प्राप्त कर सकते हैं। नया पदार्थ पुनः अपने मूल रूप में वापस आ जाता है। इसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। साम्यावस्था क्या है? जब अभिकारक और उत्पाद के मध्य साम्य स्थापित होता है तो ऐसी अवस्था को साम्यावस्था कहते हैं। कहने का मतलब यूं है, अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों की दर यदि बराबर हो जाए तो यहाँ इस परिस्थिति को हम साम्यावस्था कहते हैं। एक ऐसी अवस्था आ जाए जहां अभिकारक से न उत्पाद बने न उत्पाद से अभिकारक बने। कहने का मतलब है दोनों की मात्रा, दोनों की दर नियत हो जाए, स्थिर हो जाए, बराबर हो जाए, तो ऐसी स्थिति को हम, ऐसी अवस्था को हम साम्यावस्था कहते हैं। जैसे एक पदार्थ मान लेते हैं विद्युत अपघट्य है AB, अगर इसको हम आयनित कराएंगे तो आयनन एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया का सिंबल देते हैं और आपको दो आयन मिलेंगे, A प्लस और B माइनस। तो यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, यह विद्युत अपघट्य आयनित हो रहा है, आयनन की क्रिया उत्क्रमणीय हो रही है। ये दोनों साम्य अवस्था में है। साम्य अवस्था आपको दिखानी हो तो इन अभिकारक और आयनों की सांद्रताओं के रूप में प्रदर्शित करेंगे। इनको हम इनकी सांद्रताओं के रूप को प्रदर्शित करके इसको साम्य अवस्था में ले चलेंगे तो आपको एक साम्य स्थिरांक K मिलेगा। इस K को हम क्या कह रहे हैं? साम्य स्थिरांक। इस रूप में इसको प्रदर्शित करें। इस रूप में प्रदर्शित करने के लिए अभिकारक और उत्पाद के आयनों को सांद्रताओं में प्रदर्शित करना होगा, और सांद्रताओं में जब प्रदर्शित करेंगे तो जो उत्पाद होता है उसकी सांद्रताएं ऊपर रहती हैं और अभिकारक की सांद्रता सदैव नीचे होती है। तो इसकी सांद्रताओं को जब भी प्रदर्शित करना हो तो बड़े कोष्ठक में लिख दीजिए। इस बड़े कोष्ठक का मतलब होता है सक्रिय द्रव्यमान। एकांक आयतन में उपस्थित
मोलों की संख्या को सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। इसी आधार पर सांद्रताओं की व्याख्या एवं निर्धारण होता है। ए पॉजिटिव को बड़े कोष्ठक में लिख दिए तो यह ए प्लस की सांद्रता हो गई इंटू बी निगेटिव, यह बी निगेटिव की सांद्रता हो गई बटे कोष्ठक में ही हम ए बी को भी लिख देते हैं तो यह सांद्रता ए बी की सांद्रता हो गई। और जब इसको इस रूप में सांद्रता के रूप में लिखेंगे तो यहाँ के लिखा जाएगा। के क्या है? एक साम्य स्थिरांक है। ये इसका कौन सा बिंदु है? चौथा बिंदु है विद्युत वियोजन सिद्धांत का। हम एक उदाहरण NaCl का भी चौथे बिंदु में ले सकते हैं। जैसे हमने AB का लिया तो हम लिख सकते हैं NaCl गिव्स आउट रिवर्सिबल रिएक्शन रहेगा Na प्लस Cl माइनस। अगर साम्य अवस्था स्थापित किया जाए तो साम्य स्थिरांक का जो रूप मिलेगा K बराबर Na प्लस बड़े कोष्ठक में इंटू Cl माइनस बड़े कोष्ठक में और बटे NaCl। कोष्ठक में लिखने का मतलब इनकी सांद्रताएं प्रदर्शित हो रही हैं। Na प्लस की ये सांद्रता, Cl माइनस की ये सांद्रता, NaCl की ये सांद्रता। ये हो गया चौथा बिंदु। अब हम पांचवें बिंदु की ओर चलते हैं। पांचवा बिंदु यह कहता है कि किसी भी विद्युत अपघट्य को अगर हम जल में घोलते हैं, किसी भी विद्युत अपघट्य को अगर हम जल में घोलते हैं, देखते हैं पांचवा बिंदु कहता है अगर किसी भी विद्युत अपघट्य को हम जल में घोलते हैं, जल में या किसी भी विलायक में घोलते हैं। वैसे जल सबसे सस्ता और सबसे अच्छा विलायक है। जल या किसी विलायक में घोलते हैं तो विद्युत अपघट्य पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता है, पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता है, पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता है। इसका कुछ ही अणु आयनित होता है, कुछ बच जाता है। जो अणु आयनित, कुछ मतलब ये विलायक पर विद्युत अपघट्य पर निर्भर करेगा। किसी विद्युत अपघट्य का कितना अणु आयनित हो रहा है, कितनी मात्रा आयनित हो रही है, या उस विलायक पर निर्भर करेगा। अगर कोई विलायक और विद्युत अपघट्य पर निर्भर करेगा। आयनिन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक अभी पढ़ाएंगे। अगर कोई अच्छा विलायक है और विद्युत अपघट्य भी अच्छा है, ताप भी पर्याप्त मात्रा में है, तो आयनन वहां ज्यादा होगा। ये सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर हम बताते हैं अगर विद्युत अपघट्य को हम जल में घोलते हैं तो पूर्ण रूप से आयनित नहीं होगा, उसका कुछ अणु बच जाता है जो आयनित नहीं होता है, वो अनआयनित अणु कहलाते हैं, अनआयनित कहलाएंगे। और जो अणु आयनित हो जाते हैं उन अणुओं से हम आयनन की मात्रा निकालते हैं। विद्युत अपघट्य का जो अणु जितनी मात्रा आयनित होती है उसे हम विद्युत अपघट्य के की आयनन की मात्रा कहते हैं। आयनन की मात्रा, आयनन की मात्रा का सूत्र है आयनित अणुओं की संख्या, आयनित अणुओं की संख्या या आयनित अणु की मात्रा बटे आयनन से पूर्व अणु की मात्रा, आयनन से पूर्व अणु की मात्रा, जिसे हम कुल मात्रा कहते हैं। मान लीजिए हमने 100 ग्राम नमक लिया और हमने जल में घोला। 100 ग्राम नमक में से 10 ग्राम नमक आयनित हो जाता है, वियोजित हो जाता है। तो हम आयनन की मात्रा कैसे निकालेंगे? आयनन की मात्रा आप ध्यान से समझिए। फार्मूला आपको हम बता चुके हैं। फार्मूला क्या बताए कि आयनन की जो भी मात्रा होती है उसका सूत्र है आयनित अणुओं की मात्रा या संख्या बटे कुल अणुओं की संख्या, कुल अणुओं की संख्या या हम कुल मात्रा कह सकते हैं। तो इससे निकालते भी हमने बताया 100 ग्राम नमक लिए, 10 ग्राम वियोजित हुआ तो कुल मात्रा थी 100 ग्राम और आयनित हुआ 10 ग्राम। ग्राम ग्राम कट जाएगा, 10/100 हम हल करेंगे 0.1 आएगा। अब 0.1 इसकी आयनन की मात्रा निकली है। अगर हम प्रतिशत इसका निकालें तो इसका भी सूत्र होता है आयनन की मात्रा, आयनन की
प्रतिशतता बराबर आयनन की मात्रा और गुणे कितना 100। आयनन की मात्रा 0.1 निकाले हो और गुणे आप 100 निकालोगे तो ये आएगा 10%। 100 ग्राम में से यदि 10 ग्राम आयनित हुआ तो परसेंट कितना आया आयनन का 10% आया। और आयनन की मात्रा कितनी आई 0.1। एक चीज ध्यान रखिएगा, आयनन की मात्रा का मान जो होगा वो 1 होगा अधिकतम या 1 से कम होगा, सदैव 1 या 1 से कम होगा आयनन की मात्रा का मान। ठीक, तो ये हो गया विद्युत वियोजन सिद्धांत का 5वां बिंदु। अब हम चलते हैं छठे बिंदु की तरफ। छठा बिंदु क्या कहता है? छठा बिंदु ये कहता है किसी विद्युत अपघट्ट के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म किसी भी विद्युत अपघट्ट का भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म अपघट्ट की मात्रा पर निर्भर करता है। किसी भी विद्युत अपघट्ट का भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म विद्युत अपघट्ट की मात्रा पर निर्भर करेगा। उसका गुणधर्म अगर मात्रा कम है तो उस हिसाब से प्रदर्शित होगा, अगर ज्यादा है तो उस हिसाब से प्रदर्शित होगा। हम 7वें बिंदु की तरफ चलते हैं। 7वां बिंदु कहता है किसी भी विद्युत अपघट्ट की जो भी चालकता है। 7वां बिंदु कहता है किसी भी विद्युत अपघट्ट की जो चालकता है, विद्युत अपघट्ट की चालकता, यह चालकता विद्युत अपघट्ट के आयनों पर निर्भर करेगी, आयनों की मात्रा पर निर्भर करती है और आवेश की संख्या पर निर्भर करती है। किसी भी विद्युत अपघट्ट की जो विद्युत चालकता है वो आयनों की मात्रा या आयनों पर उपस्थित आवेशों की संख्या पर निर्भर करेगी। अगर विद्युत अपघट्ट की आयनन की मात्रा कम है, आयनों की मात्रा कम है, किसी भी जल में अगर कम आयन उपस्थित है तो वह विलयन विद्युत का कम सुचालक होगा। अगर उसमें आयन की मात्रा ज्यादा रहेगी तो वह जलीय विलयन, उस जलीय विलयन की जो विद्युत चालकता होगी वो अधिक होगी। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी विलयन में आयन की मात्रा या आयनों पर उपस्थित आवेश की मात्रा अधिक है तो उसकी चालकता अधिक होगी, और अगर कम है तो उसकी चालकता कम होगी। ये था विद्युत वियोजन सिद्धांत का 7वां बिंदु। विद्युत वियोजन सिद्धांत के 7 बिंदुओं को बिंदुवार आपको हम पूर्ण रूप से समझाए। अगर आपको कोई त्रुटि होती है, कोई चीजें आपको नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे जरूर पूछें। और हमारे वीडियो में हमारे किसी भी तथ्य में कहीं त्रुटि, कहीं कमी नजर आती है तो उस पर भी आप कमेंट करें, हम उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। और एक चीज आप समझ लीजिए कि कक्षाओं के इस संचालन के साथ साथ अन्य भी विषयों का संचालन हो रहा है। गणित की कक्षाओं का भी संचालन प्रारंभ हो गया है कल से, जिसके चैनल का लिंक आपको हम ग्रुप में भेज चुके हैं। उस लिंक के माध्यम से आप ग्रुप में जा करके सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। उस चैनल पर जा करके आप वीडियो को देख सकते हैं। अगर जो पहले दिन दर्शक हैं और हमारे चैनल को पहले दिन देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करें। इन्हीं सूचनाओं के साथ जय हिंद।